Assalamu alaikum guys, I hope you're doing fine. My name is Asha Siddiqa. Today we are going to discuss the cluster B personality disorders. Cluster B of personality disorders contains the so-called dramatic and impulsive personality types. Okay. तो जब हम इन ड्रामेटिक एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी टाइप की बात करते हैं जिनमें आ जाती है एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रॉनिक एंड नार्सिस्टिक। ओके, अब जब हम सबसे पहले एंटी सोशल ही डिस्कस करें तो हम इस पर ही फोकस करते हैं। एंटी सोशल में आपके ख्याल से एंटी सोशल पर्सनैलिटी क्या है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आगे जाने से पहले। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू DSM क्या है, जिसमें परवेसिव पैटर्नर्स आ रहे हैं वोलिएशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स के, दूसरों का हक मार रहा है वो इंसान बाकायदा। और ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी चाइल्डहुड से शुरू होती है, लेकिन और या फिर अर्ली अडोलसेंस से शुरू होती है, चाइल्डहुड से भी या फिर अर्ली अडोलसेंस से, और ये फिर अडल्टहुड तक कंटिन्यू रहती है। मतलब कि तकरीबन ये बचपन से इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, हम बाकायदा नोट भी कर रहे होते हैं। और अडल्टहुड में तकरीबन 18 एटलीस्ट 18 एज होनी चाहिए जिसको हम डायग्नोस कर सकें कि अच्छा इसको ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और हम डायग्नोसिस को 18 एज पे कर रहे हैं, एटलीस्ट 18 एज में, लेकिन इसके जो से सिम्टम्स हैं ना, वो सिम्टम्स एटलीस्ट 15 एज से शुरू हों। अगर हम देख रहे हैं, हम उसे पूछते हैं अच्छा बचपन में उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर, हम उसके कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स ज़रूर उस बच्चे के बचपन में होंगे या अडोलसेंस पीरियड में होंगे। अब बचपन में कौन से उस पर कंडक्ट डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं अग्रेशन टू पीपल्स एंड एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, डिसाइडफुलनेस और मतलब कि चीज़ें वगैरह चुराना, रॉबरी या थीफ, या फिर अगर सीरियस वॉलिएशन ऑफ रूल्स हो सकते हैं कि स्कूल के कोई रूल्स को वॉलिएट करना, लाइक स्कूल में सिगरेट वगैरह पीना एक रूल होता है, स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, सिगरेट वगैरह उधर पी रहा है, पेपर वगैरह चुरा रहा है, कोई दूसरी चीज़, इस तरह के काम जो कि स्कूल टाइमिंग में स्कूल से भाग जाना, इस तरह के वॉलिएशन ऑफ स्कूल के जो उनसे रूल्स हैं वो कर रहा है। अग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स के एक बच्चा मैंने कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ देखा था, वो बर्ड्स मतलब कि चिड़ियाँ वगैरह जो उनसे होती थी उनके पकड़ के उनकी आंखें निकाल लेता था। तो इस तरह अग्रेशन टू पीपल एंड एनिमल्स के, उन लोगों को मारना या उन पे किसी भी किस्म का तशद्दुद करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, चीज़ों को तोड़ना वगैरह, और डिसाइडफुलनेस, लोगों से झूठ बोलना, लोगों को धोखा वगैरह देना और चीज़ें वगैरह चुराना। इस तरह के जो उनसे होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के ऑनसेट जो है वो बिफोर 15 से मतलब क्या होता है, बिफोर 15 कंडक्ट डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है। तो चाइल्डहुड टू बिफोर 15। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो जब हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी को डायग्नोस करते हैं, हमने पहले उसमें उसकी चाइल्डहुड देखना होता है। चाइल्डहुड में अगर कोई ये रिपोर्ट करे कि नहीं है, तो फिर एटलीस्ट उसके 15 एज से सिम्टम्स अराइज हो रहे हों। कि अक्सर चाइल्डहुड में वो बच्चा होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, उसकी ये जो सी ट्रिगर होती हैं या फिर मेंटेनिंग फैक्टर्स जो से होते हैं वो आफ्टर 15 अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है। वरना फिर नॉर्मली जब भी हम किसी को डायग्नोस करेंगे हमें उसकी हिस्ट्री में कंडक्ट डिसऑर्डर तो दिखना ही दिखना है ना। तो इसी तरह हमने 4 बातें अभी डिस्कस की थी कंडक्ट डिसऑर्डर के रिलेटेड, जो कि हम उसके देखेंगे ही देखेंगे। अब हम मज़ीद आगे जाते हैं। एंटी सोशल को जब हम डिस्कस करते हैं तो एंटी सोशल में हम बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट एंटी सोशल, इररिस्पॉन्सिबल और क्रिमिनल बिहेवियर्स, कि ये क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं। परसिस्टेंट एंटी सोशल एंड इररिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लोगों के साथ ये लोग ज़्यादा बना के नहीं रख सकते। नार्सिस्टिक नहीं कहूँगी, बहुत ही कोई होते हैं गटलेस किस्म के इंसान, लोगों के साथ बना के लोगों की इज़्ज़त क्या होती है इनको नहीं पता। अच्छा, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है वही बात वैसे हो जाती है। इनको नहीं पता कि अच्छा रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस क्या होती है, डिमांड ही इन लोगों ने करनी है, और अगर डिमांड फुलफिल नहीं हो रही तो वो बंदा बाहर में जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इन्हें अपना आप पूरा रखना होता है। इनके बिहेवियर्स क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं जो कि अनप्रोफेशनल, इलीगल होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, कि कानूनी तौर पर वो एक्ट जोन से होते हैं इन लोगों के, वो उन पे सज़ा होती है, ठीक है। लेकिन वो लोग वो काम कर रहे होते हैं। अब इनको सज़ा होती है कि नहीं होती वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये गैर कानूनी काम करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रेस कॉज टू अदर पीपल, लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। ये लोग इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और ये लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बिल्ड कर सकते, ना पर्सनल ना सोशल रिलेशनशिप जो उनसे लॉन्ग टर्म होते हैं ये लोग बिल्ड नहीं कर सकते। इवन कि ये लोग अपने बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि ये लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कैसे कैसे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें परवेसिव पैटर्न्स ऑफ डिसरिगार्ड फॉर और वॉल्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स अकरिंग सिंस एज 15 ईयर्स, के ऑनसेट जो है वो 15 एज से स्टार्ट हो रहा है। और आगे हम जो से इसके डिस्कस करेंगे
सिम्पटम्स तो उनमें से कम 3 या 3 से ज़्यादा तो सिम्पटम्स होने ही चाहिए। फेलियर टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स, के ये लोग सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते, चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते, कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते और कानून तोड़ते हैं एज़ इंडिकेटेड बाय। और इन लोगों का कानून तोड़ना जो सा वो इन लोगों की मतलब कि ये लोग अरेस्ट हुए होंगे या फिर कोई ना कोई रिपीटडली इन लोगों ने ऐसा काम किया होगा जो गैर कानूनी होगा, ठीक है। रिपीटेडली इन लोगों ने कोई ना कोई गैर कानूनी काम किया होगा, लाइक उस बंदे की हिस्ट्री रह सकती है कि उसने चोरी की, उस बंदे की हिस्ट्री रह सकती है कि उसने काफ़ी बार मारपीट की हुई है, उस बंदे की हिस्ट्री रह सकती है कि उसने गैर कानूनी तौर पे चीज़ों को बेचा होगा या ड्रग्स वगैरह बेचे होंगे या इस तरह का कोई बिज़नेस किया होगा, ठीक है, अपने मफाद के लिए। अब यहाँ पे अगर हम एसोसिएट फीचर्स को भी मैं ये साथ साथ ही डिस्कस कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आती कि एसोसिएटेड फीचर्स को भी, क्योंकि मैं साथ साथ डिस्कस करती हूँ तो मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पे क्राइटेरिया A1 में ज़रूरी नहीं है कि अच्छा उन लोगों को सज़ा हुई हो या कानून ने पकड़ा हो, लेकिन इन लोगों के रिपीटेड एक्ट्स होंगे जो कि अरेस्ट होने की ग्राउंड होंगे, जिनकी बिना पे उन लोगों को सज़ा हो सकती है, ठीक है। वो ये भी हो सकती है लोगों की प्रॉपर्टीज़ तबाह कर देना, चीज़ों को तबाह कर देना, लोगों को हरेस करना, कोई चोरी चकारी करना, कोई इलीगल ऑक्यूपेशन या कोई इलीगल पेशा वगैरह काम वगैरह करना, कारोबार वगैरह करना, लोगों को धोखा वगैरह देना और लोगों को मैनिपुलेट करके कोई भी पर्सनल गेन हो सकता है, किसी की पैसे वगैरह हड़प कर लेना, किसी की पावर वगैरह हड़प कर लेना, किसी से दूसरे सेक्सुअल प्लेयर्स वगैरह हासिल करना धोखे में या ज़बरदस्ती, इस तरह के ये सारे काम करते हैं। सिर्फ क्या है कि जो भी इनकी विश है वो उसको इन लोगों ने सबसे ऊपर रखना है कि मैंने ये करना है। फिर पीपल विद दिस डिसऑर्डर डिसरिगार्ड द अदर्स विश, उनको दूसरों की क्या ख्यालात है, दूसरे क्या चाहते हैं, इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो दूसरों का ख्याल रखने के लिए बैठे हुए हैं। अब दे मे बी रिपीट, अब सेकंड हम बात करते हैं डिसाइडफुलनेस, फिर एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड लाइंग, यूज़ ऑफ अलियासेस और कॉनिंग अदर्स फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड प्लेयर, जो कि हमने अभी बात की कि ये लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वही चीज़ के इम्पल्सिविटी होती है और मिलिंगर होते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, रिपीटेडली झूठों के सहारे ही ये लोग चल रहे होते हैं। फिर इम्पल्सिविटी और फेलियर टू प्लान अहेड, इन लोगों पे इम्पल्सिविटी इस हद तक की होती है कि ये लोग पहले कुछ प्लान नहीं कर सकते, एट द मोमेंट इनको भी नहीं पता होता ये क्या रिएक्ट कर दें, क्या कर जाएं, कैसे कर जाएं, ठीक है। इसलिए मर्डरर्स जो से होते हैं एक्चुअली इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको भी नहीं एट द मोमेंट पता, स्पर ऑफ द मोमेंट वो क्या काम कर जाएं, ठीक है। डिसीजंस आर मेड ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, के वो बस स्पर ऑफ द मोमेंट ही अपने डिसीजंस बनाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज इनको खुद भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं हैं कि अच्छा इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन इन लोगों को फिर झेलने पड़ते हैं, इनके साथ रहने वालों को भी वो चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इस वजह से ये लोग काफ़ी अपनी जॉब्स वगैरह चेंज करते हैं, अपने घर वगैरह चेंज करते हैं, इनके रिलेशनशिप्स वगैरह भी काफ़ी चेंज होते हैं इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि ये लोग स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ भी कर गुजरते हैं और इनको भी नहीं पता होता। ये लोग इरिटेबल होते हैं, जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं और बार बार मतलब कि फ़िज़िकल असर्ट्स भी करते हैं, फ़िज़िकल फाइट्स में भी पड़ जाते हैं, ठीक है। अभी हम वो बाद में करेंगे। अभी हम 4 भी हो गया हमारा, 5 में है इरिटेबल एंड एग्रेसिव एंड इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फिजिकल फाइट्स, अभी हमने बात की। रिकलेस एंड डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ अदर एंड और सेल्फ और अदर्स, ये इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग सेफ़ हैं कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये इन लोगों के लिए एक प्लेयर लेवल होता है कि वो लोग रिस्क ले रहे हैं, रिस्क टेकिंग ये लोग होते हैं, तो ये इन लोगों के लिए एक प्लेयर लेवल होता है कि अच्छा वो लोग रिस्क ले रहे हैं। इवन कि ये लोग अपने खुद के बच्चे की भी सेफ्टी को या फिर उसकी भी केयर नहीं करते, उसको भी निगलेक्ट करते हैं, अपने बच्चे की सेफ्टी को, अपने बच्चे तक को ये लोग डेंजर में डाल सकते हैं सिर्फ अपने प्लेयर अपनी एक्साइटमेंट के चलते। फिर है कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फेलियर टू सस्टेन कंसिस्टेंट वर्क बिहेवियर एंड हॉनर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अब ये लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, ये चीज़ हमें पता चलती है बार बार जॉब्स चेंज करने पे। इन लोगों की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब्स। इन लोगों को बस ये होता है भाई हम तो कोई ऊपर की चीज़ है। ये लोग फिर भी बेरोज़गार होते हैं डिस्पाइट कि इनके पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों, लेकिन फिर भी होंगे। और इन लोगों ने अक्सर कर्ज़ वगैरह लिया होता है और ये लोग अपने बच्चों तक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, अपनी फैमिली तक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि इन पे कौन से लोग डिपेंडेंट हैं, और ये लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट या गिल्ट फील नहीं करते कि ये लोग जो से वो अपने घर वालों का या दूसरों का कुछ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होते। ये लोग
ऑफ सुपरफिशियल लेक ऑफ रिमोर्स, वही चीज़ के लेक ऑफ रिमोर्स एज इंडिकेटेड बाय बीइंग इंडिफरेंट टू और रैशनलाइजिंग हैविंग हर्ट मिसट्रीटेड और स्टोलन फ्रॉम अनदर, के इन लोगों को कोई पछतावा नहीं होता और ये लोग बहुत इनडिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, अजीब सा बिहेवियर, लाइक कि कोई फीलिंग नहीं शो करते अगर कोई इनके सामने हर्ट है या फिर कोई मिसट्रीट है या फिर इनको किसी ने हर्ट किया या इनको किसी ने मिसट्रीट किया या फिर कोई इनने किसी से कोई चीज़ चुराई है, ठीक है, इनने अगर किसी को तंग किया है, क्या किया है, इनको कुछ भी नहीं, बल्कि ये लोग ब्लेम करते हैं विक्टिम को कि विक्टिम गलत है, विक्टिम जो सा था वो बेवकूफ़ था, उसकी वजह से ये हुआ है और वो यही डिज़र्व करता था इतना बेवकूफ़ होने की वजह से। उसके बाद हम बात करते हैं द इंडिविजुअल इज़ एट लीस्ट एज 18। अब जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसका ओनली ऑनसेट जोन से वो 15 से कम अज़ कम 15 से सिम्टम्स शुरू होने चाहिए, लेकिन डायग्नोस हम 18 में करेंगे। देयर इज़ एविडेंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर विद ऑनसेट बिफोर एज 15 ईयर्स, कि यहाँ पे वही चीज़, अब सी क्राइटेरिया भी आ गया। सी क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम एक एविडेंस होना चाहिए कि अच्छा इस बंदे को 15 से पहले जोन से कंडक्ट डिसऑर्डर के ये सिम्टम्स थे, हम पीछे डिस्कस करते आए हैं। द अकरेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर में। स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिप्रेशन में खैर वो अपने लिए ही हार्मफुल होता है, लेकिन बाइपोलर में जब मैनिक स्टेट होती है ना, हाइपोमैनिक नहीं मैनिक, हाइपोमैनिक फिर मतलब कि 1 वीक की होती है, नहीं 1 वीक से ज़्यादा की होती है, मैनिक 1 वीक की होती है। और मैनिक इस तरह की एक्सट्रीम स्टेट होती है ना, उस स्टेट में वो बंदा खुद के साथ भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और वो अपने इर्द गिर्द वाले इंसान के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो उसकी इमोशनल स्टेट इस कदर जो सी इम्बैलेंस्ड होती है ना, और यही स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स के चलते वो बंदा कुछ भी कर गुजरता है, उसको पता नहीं चलता होता, क्योंकि इन दोनों स्टेट में वो बंदा जो से अपनी इनसाइट जो सी होती है ना उसकी, वो खो चुका होता है। अब जब हम एसोसिएटेड फीचर्स की बात करते हैं, ये डिस्कस करते हुए हम लोग कुछ एसोसिएटेड फीचर्स की भी बात करते हैं कि इसमें एसोसिएटेड फीचर्स क्या होते हैं। इसमें एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं कि इन लोगों में एम्पैथी नहीं होती, ठीक है, लाइक रिएक्शनरी नहीं होते, ईगोसेंट्रिक होते हैं ये लोग। इन लोगों में ज़रा सी भी एम्पैथी नहीं होती कि लोगों कैसे फील कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, इनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये लोग कॉन्टेम्परियस होते हैं, सेंटिकल होते हैं, कैलुअस होते हैं, कि इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इन लोगों ने लोगों से जो माल चुराया वो वो लोगों के किस काम आ सकता था, उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही होंगी, उनकी ये चीज़ चोरी हो गई, इनको इस चीज़ इन गिल्ट्स में पड़ने की आदत ही नहीं होती। लोगों की फीलिंग्स राइट्स इन सब से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं। इन लोगों ने सिर्फ अपना आप देखना होता है, अपना प्लेयर देखना होता है। दे मे डिस्प्ले अगली सुपरफिशियल चार्म्स एंड ये लोग वर्बली फैसिल होते हैं, मतलब कि टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स वगैरह यूज़ करते हैं अनफिल्मर, ताकि वो लोगों को इम्प्रेस कर सके, लोगों को इम्प्रेस करके उनको मैनिपुलेट करना इनका काम होता है। और इन लोगों को साइकोपैथी कहा जाता है, ये जाते हैं सोशियोपैथी कहा जाता है, साइकोपैथी कहा जाता है। इन लोगों को डायसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जो कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, की फीलिंग्स को ही मैनिपुलेट करके, तो उन लोगों से ही फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर लेक ऑफ एम्पैथी और इन्फ्लेटेड सेल्फ अप्रेजल, कि अपने आप को ये लोग बहुत कोई आला दर्जे की तोप समझते हैं। सेल्फ अप्रेजल, सुपरफिशियल चार्म्स एज फीचर्ड, इन लोगों को लगता है भाई मेरे पास तो पता नहीं कौन से सुर्खात के मुझे पड़ लगे हुए हैं कि मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, और भी दी जाए ऐसे ही होते हैं। और इन लोगों के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं विद देयर स्पाउस या फिर सिग्निफिकेंट अदर्स, वो भी काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इन लोगों की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी इन लोगों के रहे होंगे, अफेयर्स वगैरह भी रहे होंगे, और ये इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल होते हैं एज पेरेंट्स एंड टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माँ बाप हैं, और इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उनका भी कोई माँ बाप है। और अब ये चीज़ कि वो लोग इररिस्पॉन्सिबल है एज पेरेंट, इस चीज़ के एविडेंस हम क्या देखेंगे, उनके बच्चों की माल न्यूट्रिशन की, उनके बच्चे काफ़ी कमज़ोर होंगे, उनके बच्चों के पास मिनिमल हाइजीन्स होंगे, बच्चे जो उनसे होंगे उनको कोई दूसरा ही पाल रहा होगा, कोई नेबर्स वगैरह में कोई दूसरे रिलेटिव्स ही होंगे, और उन बच्चों के पास कोई प्रॉपर शेल्टर, फूड या केयर टेकर या फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ या मनी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दीज इंडिविजुअल मे रिसीव डिसऑनरेबल डिस्चार्जेस फ्रॉम द आर्म्ड सर्विसेज, कि वही चीज़ के ये लोग काफ़ी बदनाम होते हैं और अरेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं और काफ़ी पेनल्टीज़ भी ये लोग देते रहते हैं। इन लोगों के लिए वो जेल जोन सी होती है, काफ़ी एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती हैं, इनकी भी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, तो वो उन लोगों के लिए तो खाला का घर हो जाता है ना जेल।
तो यहाँ पे यही चीज़ है कि डाई प्रीमेच्योरली, उसके बाद है एंटी सोशल पर्सनैलिटी आर मोर लाइकली दैन पीपल इन जनरल पॉपुलेशन टू डाई प्रीमेच्योरली बाय वॉलेंट मीन्स, कि वही चीज़ ये लोग सुसाइड, एक्सीडेंट एंड होमोसाइड्स इस तरह के जो उनसे एंटी सोशल में भी देखने को मिलती हैं कि क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ आपस में ही अगर ये लोग अपने आप को इस दंदल में डाल लेते हैं, गंदगी के इस दंदल में, कि फिर इन लोगों को कब कोई या तो इनको कोई और मार जाता है, या फिर एक एट द पॉइंट ये लोग इतनी गिल्ट और इतना अपने आप को, जब ये लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, इतना कुछ अपने आप को देखते हैं, ऐसा दरिंदा देखते हैं कि फिर ये लोग खुद सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे होमोसाइड्स वगैरह के केसेस आ सकते हैं इन लोगों के साथ। उसके अलावा ये लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ में कोई मतलब कि इन लोगों में टेंशन की कंप्लेन हो सकती है, और मतलब कि ये लोग ये कहेंगे, इनको जब भी कोई टेंशन होगी, इम्पल्सिविटी में ये लोग कुछ भी करेंगे, अग्रेशन शो करेंगे। उसके बाद ये लोग बॉर्डम के एक चीज़ बैठे नहीं रह सकते, इनएबिलिटी टू टॉलरेट बॉर्डम, कि ये लोग बैठे नहीं रह सकते, इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, और मे बी ये लोग डिप्रेस मूड में भी जाते हैं खैर से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ज़्यादातर इन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स एसोसिएट होते हैं, इसके साथ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एसोसिएट होते हैं, सब्सटेंस यूज भी हम इनमें देख सकते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर भी देख सकते हैं, गैम्बलिंग वगैरह तो इन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आम होती है। और अगर हम चाइल्डहुड में देखें ना, वैसे ये कोमोबिड फैक्टर्स हैं, तो चाइल्डहुड अगर हम देखेंगे तो वही चीज़ चाइल्डहुड में आएगी कि कंडक्ट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट होंगे, एडेटिक पेरेंटिंग होगी, इनकंसिस्टेंट पेरेंटल डिसिप्लिन्स वगैरह होंगे, चाइल्ड अब्यूज़ इनके बचपन में होगा। अब ये वही चीज़ कि ये लोग रूडी होते हैं, रूड होते हैं, इमोशनल तो कतई नहीं होते, रूडलेस होते हैं, बल्कि रिग्रेटफुल भी नहीं होते, बल्कि शो वगैरह कर सकते हैं। और जब ये लोग रिग्रेटफुल होते हैं तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको बताया कि क्या होता है। ये लोग बचपन से रिबलिशियस होते हैं, और जो से हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं ना, इंतहा पसंदी पे जब ये लोग आते हैं तो ये लोग रिचुअलिस्टिक भी होते हैं, लाइक के दीन के नाम पे गुंडागर्दी, दहशतगर्दी फैला के तो फिर दीन का नाम लेते हैं, तो वो रिचुअलिस्टिक हो सकते हैं ऐसे लोग। वो लोग रिजिड हो सकते हैं, इस तरह के लोग, और अपने खुद के फ़ायदे के लिए एक्चुअली वो लोग ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि दीन के नाम पे दहशतगर्दी फैलाना, वरना कोई भी दुनिया का ऐसा दीन नहीं है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। अच्छा, अब हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर्स हमारे हो गए हैं ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके कोमोबिड फैक्टर्स। वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा कोमोबिड फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हम डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट प्लान्स भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्रिवलेंस भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको इतना मज़ा आया हो, या आप लोगों को पता चला हो कि ये क्या है। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी या कोई भी कमेंट ऐड करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।